और जब कोई भी धार्मिक काम करते तो पुरोहित पूछता है गोत्र। क्या पूछता है? और प्रत्येक कुल का, प्रत्येक वंश का कोई ना कोई एक शुरुआत में पुरोहित रहा था। उस पुरोहित का जो गोत्र होता है वो उस वंश का गोत्र होता है। जब अपने ये पढ़ते, मैं कई बार क्लास में पूछ लेता हूं कि बच्चों आप में से किस किस को गोत्र पता है। जैसे आप बताओ, देखे अपना गोत्र किस किस को पता है? इतने सारे लोगों बताओ क्या गोत्र है? हाँ, चश्मे वाले भैया। हाँ, गौतम, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, कश्यप, वेरी गुड। और? हाँ हाँ, पवनावत, ये नहीं है, ये सरनेम है तुम्हारा। नाम क्या है? क्या नाम लिखते हो? अच्छा, हाँ, नहीं होता, ये गोत्र नहीं होता है। गोत्र इनको नहीं बोलते अपने गोत्र। हाँ, क्या है? हाँ, राइथलन, नहीं, ये गोत्र नहीं होते। हाँ हाँ, अत्रि, वेरी गुड, शाबाश। गोत्र हमेशा ऋषियों के होते हैं। गौतम, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, कर्णवय, अंगिरा, बृहस्पति, शुक्र। गोत्र आपके जो भी ऋषि रहे थे उनका जो गोत्र होता है वो अपना गोत्र होता है। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि आजकल हम अपनी चीजों से कितने हटते जा रहे हैं। शादी ब्याह में पंडित जी पूछते हैं, दूल्हा दुल्हन दोनों से पूछते हैं अपना गोत्र बताइए, तब बंदा बताता बंसल, गुप्ता। तो पंडित जी वापस कहते हैं कि तुम्हारा गोत्र ये नहीं है, क्या तुम्हें तुम्हारा गोत्र ज्ञात नहीं है? अब नहीं होते यार आजकल। अब गोत्र याद करें, किताबें दूसरी पढ़े, क्या क्या याद करता घूमे बंदा, तो कहता नहीं पता। तो पंडित जी कहते हैं मेरा गोत्र कश्यप है, तुम मेरा गोत्र बोलो। पुरोहित अपना गोत्र उस समय दे देता है। तो प्रत्येक राजा का कोई ना कोई पुरोहित हुआ करता था, उस पुरोहित का गोत्र हुआ करता था। तो कोई राजा किसी अभिलेख में कहता है कि मैं वत्स गोत्र का ब्राह्मण, इसका मतलब बता रहा है कि मेरे जो पुरोहित जी थे उनका गोत्र कौन सा था। तो ओझा जी ने बाद में इनकी रिप्लाई दी कि साहब ये गोत्र इनके खुद के नहीं है, ये गोत्र इनके पुरोहितों के हैं। किसके हैं? तो फिर आपने यही तो लपड़ा हुआ था कि जब यहाँ पे आपके पुष्कर के अंदर राहुल गांधी आए हुए थे और जब यहाँ पे कोई पूजा कर रहे थे तो पंडित जी ने पूछा गोत्र कौन सा है। तब राहुल गांधी को पता नहीं गोत्र कौन सा है। तो राजीव शुक्ला पास में बैठे थे कांग्रेस वाले नेता, और उनका दत्तात्रेय है। दत्ता होता है, दत्तात्रेय गोत्र होता है। दत्तात्रेय बहुत बड़े ऋषि हुए थे, दत्तात्रेय के नाम पर गोत्र होता है। तो अभी 4 दिन पहले सर हरिद्वार थे राहुल गांधी, वहां पर वापस पूछ लिया गोत्र कौन सा, तो भूल गए यार। भाई यहां भी राजीव शुक्ला ने बताया था। तो गोत्र अलग चीज होती है। आज घर पे जाके पूछना कि अपने गोत्र कौन से हैं, शादी ब्याह में काम आएगा, वरना पंडित जी अपने वाला थोप देंगे आपको। सर ब्याह तो कराओ, आप बता तो हम देंगे, पहले नौकरी तो लगे तब काम आएगा हमारे, वरना तो काम नहीं कैसे आएगा। तो ओझा जी बाद में कहते हैं कि किसी भी राजा ने यदि किसी अभिलेख में अपना गोत्र ब्राह्मण बताया है, इसका मतलब उसके पुरोहित का गोत्र वो है। आई बात समझे? और अपने अपने तो क्या, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई ये कह रहे थे कि मेरा गोत्र ये, मैं कह रहा था ये आपका गोत्र नहीं है। अपने सरनेम लगाने शुरू कर दिए नामों के आगे, है ना। और अपने सरनेम को क्या बताने लगे अब कि हमारे गोत्र। आपने कहते हैं भाई जाति, जाति के अंदर गोत्र है, गोत्र में नखर ऐसे होते हैं, पर गोत्र वास्तव में वो अलग चीज होती है। यूपी साइड में आज भी लोग उसी गोत्र को सरनेम लगाते हैं। वो जो गोत्र होता है वही क्या होता है, सरनेम। तो ये तो मैं एक अच्छी सी बात बताता हूं आपको। मेरे कई दोस्त दिल्ली रहा करते, दिल्ली वहां तैयारी वारी करते, लाइब्रेरी वाइब्रेरी जाते, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। मैं भी 1-2 बार उनके पास में गया हुआ था। उनके ठीक सामने एक वो फ्लैट लेके रहते, एक सामने पूरा अपार्टमेंट था, उसमें हरियाणा के खूब सारे लड़के रहते, स्टूडेंट थे, तो आपस में दोस्ती थे। यूपी के भी 2-4 लोग रहा करते। मैं यहाँ जयपुर था, वो दिल्ली रहते, तो फोन पे बातचीत होती रहती। एक दिन उनका चला के मेरे पास फोन आया कि यार तेरे को पता ना हमारे सामने वो अपार्टमेंट में कौन लोग रहते हैं। हाँ, वो हरियाणा वाले लड़के रहते हैं जो एसएससी की तैयारियां करते रहते हैं, जो तुम्हारे साथ लाइब्रेरी जाते हैं। 2-3 वो यूपी वाले रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो यूपी वालों को जानता है तू? मैं यार शकल से जानता हूं, बाकी नहीं जानता। कि यार उनमें एक लड़का है और उस लड़के का नाम है अजय ठाकुर। ठीक है, वो खुद को कहता है कि मैं यूपी का ठाकुर हूं। ठीक है, कि यार कल वो हमारे पास आया और वो बड़ी टेंशन में था। तो हमने पूछा यार टेंशन किस बात की? तो उसने कहा यार मेरे भैया ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। तो कर ली होगी यार, उसके अंदर क्या है, कौन है तुम्हारे भैया? तो उसने कहा अनुराग कश्यप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायरेक्टर, बॉलीवुड डायरेक्टर है। तो हम हंसे, हमने कहा यार पहली बात तो फिल्मों वालों के लिए कास्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, इनके पता ही नहीं चलता किस में ब्याह करते हैं और किस में नहीं करते। और फिर तू यार तेरा नाम बताता अजय ठाकुर और तू कह रहा है अनुराग कश्यप मेरे भैया, वो ब्राह्मण। उसने किसने कहा ब्राह्मण है, वो ठाकुर है। और कश्यप हमारा गोत्र है, ये तो मास्टर जी ने हमारे नाम के आगे ठाकुर लिख दिया, वरना हम भी तो अजय कश्यप हैं। तो क्या हम यार बड़े हंसे उस पे। और उसने शादी की थी कल्कि कोचलिन से, एक हीरोइन है कल्कि कोचलिन। ये जवानी है दीवानी मूवी में दीपिका पादुकोण के लास्ट सेकंड लीड जो कर रही है कल्कि कोचलिन है, केरला की ईसाई है। तो क्या हमने पूछा अनुराग कश्यप ने तो कल्कि कोचलिन से शादी की है? उसने कहा वही तो ईसैया से कर ली है।
हमारे ताऊ जी तो गांव में बड़े गुस्से में हैं, कह रहे हैं गांव में तो नहीं आने देंगे। नया दूल्हा दुल्हन होता है तो उनको देवता का फेरी तो लगाना पड़ता है ना, तो नहीं लगाने देंगे हम फेरी कहीं भी। यार कौन फेरी लगाता है बॉलीवुड वाले आगे। अब वो मेरे वाले दोस्त हमेशा उसके मजे लेते। कल की कौचलिन की कोई मूवी आती रोक, ले तेरी भाभी की मूवी दिखा दे। और वो बेचारा हमेशा टेंशन में रहता, और वो कभी कभी गुस्से में आगे उनको कहता हो कि देख लीजिएगा आप, शादी तो टूटेगा, ज्यादा लंबा तो नहीं चल पाएगा। प्रेशर पूरा बना रखे हैं घर वाले, ऐसे कैसे इस सैया को घर में लेके आ जाएंगे। और वाकई वो शादी साल 1.5 साल में टूट गई। साल 1.5 साल अनुराग कश्यप और कल की कौचलिन के बीच तलाक हो गया। वो मिठाई लेके आया रूम पे, कहा हम कहे थे ना सोशल प्रेशर बहुत बड़ा चीज होता है। ऐसे कैसे रख लेंगे इस सैया को। तो उन्होंने, अब ये तो एक अलग बात थी, पर उन्होंने मुझे पूछा कि यार जब ये कहता है कि अनुराग कश्यप इसका भाई है, ये सरनेम ठाकुर लगाता है, तो इसका भाई कश्यप कैसे लगाता है। फिर हम उस दिन बात कर रहे थे यार, जो ओझा जी बात करते हैं वो, कि जब भी आपका कोई ना कोई पुरोहित होता है, खूब सारे लोगों ने अपने पुरोहितों के गोत्र अपने लगाने शुरू कर दिए थे। इसलिए बिजोलिया वाले अभिलेख में दी चौहान चीख चीख के कह रहे हैं कि हम वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इसका मतलब खुद ब्राह्मण नहीं है, उनका जो पुरोहित है वो तो ब्राह्मण ही होगा, और उस पुरोहित का जो गोत्र है वो गोत्र क्या रहा होगा। आई बात समझ। या मैं और बताऊं, जैसे कई बार कोई आदमी होता है जो लहसुन प्याज भी नहीं खाए, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो, और अपने उसको कहे कि अरे यार ये तो ब्राह्मणों की तरह रहता है, जैन है क्या, है ना, कोई लहसुन प्याज भी नहीं खाता, जैन हो क्या यार आप। कोई ब्राह्मण है और डेली शाम को 8 बजे वही मिलता है जहां अपने मिलते हैं, तो अपने पंडित जी कहते हैं पंडित जी अब यार आप में पंडित जी वाले लखन नहीं बचे यार आजकल, तो यार आप तो एकदम आगे जा रहे हो यार, हमसे आगे निकल रहे हो। इसका मतलब किसी बंदे का व्यवहार को देख के भी लोग वैसा कहा करते थे। पर यहां पर ये जो भी चीजें मिलती है इसलिए मिलती है क्योंकि ये उनके पुरोहितों के गोत्र है। किसके गोत्र है ना, आई बात समझे। तो बिजोलिया अभिलेख में या इसमें आपके दूसरा कौन सा है, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासो, आगे कौन सा है, दशरथ शर्मा। ये यदि ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण थे, तो वास्तव में ओझा जी इनका रिप्लाई देते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं थे तो ये क्षत्रिय, लेकिन ये अपने गोत्र ब्राह्मणों के लगा लिया करते थे जो इनके पुरोहित हुआ करते, जो इनके क्या हुआ करते। तो हम सबका कोई ना कोई एक गोत्र है, वो गोत्र वो है जो हमारे पुरोहितों का गोत्र था। शादी ब्याह किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप के अंदर पंडित जी पूछते हैं, और कई बार यज्ञ वगैरह में, जैसे यज्ञ करवा रहे हैं पंडित जी, खूब सारे लोग बैठे, तो पंडित जी कहेंगे अपने अपने गोत्र का नाम लेते हुए आहुति डालिए। फिर पंडित जी खुद बोलते हैं यदि आपको अपने गोत्र का नाम नहीं पता है तो मेरा गोत्र गौतम है, ये गौतम ये गोत्र आप यूज में लीजिए। मतलब पुरोहित कह रहा है इस टाइम के लिए आप मेरा गोत्र यूज में ले लो, मतलब गोत्र होता तो पुरोहित का ही है, अपना गोत्र खुद का तो। अरे बात समझ। और सुनो एक बात, एक बुक लिखवाई मैंने कायम रासो। कौन सी बुक लिखवाई, कायम रासो बुक लिखवाई ना। अच्छा, एक लोक देवता का नाम सुना होता आपने, गोगा जी सुना, गोगा जी चौहान थे। गोगा जी क्या थे, चौहान। चूरू में एक जगह पड़ती है ददरेवा, कौन सी जगह पड़ती है, यहां के राजा थे गोगा जी चौहान, ददरेवा के राजा हुआ करते। गोगा जी मर गए तो उनका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता लड़पोता ऐसे बनते रहेंगे। इनकी पीढ़ी में चलते 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 एक आए थे करम सिंह जी। कौन आए थे, करम सिंह जी चौहान थे। और करम सिंह जी चौहान ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। करम सिंह जी चौहान ने जब इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो उनका नाम बदल के हो गया कायम खान। क्या नाम हो गया, और कायम खान जी के जो वंशज हुए वो हो गए कायम खानी मुसलमान। कौन से मुसलमान हो गए, अपने सिक्कर के अंदर एक जगह पड़ती है फतेहपुर, कौन सी जगह, और ये बाद में कायम खानी मुसलमानों का मुख्य केंद्र था, नवाब थे यहाँ के। कायम खानियों को बाद में एक ठिकाना मिला था, एक जागीर मिली थी, कौन सी जागीर मिली थी, फतेहपुर जागीर मिली थी। इस फतेहपुर में कायम खानियों की उस पीढ़ी के अंदर एक बाद में नवाब बने जिनका नाम था न्यामत खां। कौन नवाब बने, न्यामत खां। नवाब साहब थे वो तो ठीक है, साथ में कवि और थे, और जब कविताएं लिखते तो कविताओं के लास्ट में अपना नाम लिख दिया करते, जान। क्या लिख दिया करते, कवियों की विशेषता भी होती है कि कवि अक्सर अपना नाम नहीं लिखते, कोई दूसरे नाम से अपना कविता लिखने लग जाते हैं। जैसे मैं यदि आपको कहूं सूर्यकांत त्रिपाठी तो आपको नाम फिर भी नहीं समझ में, मैं कहूं निराला तो आपको अरे सर इनका सुना वही है नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी है क्या इनका नाम। मैं यदि कहूं कि किसी बंदे का नाम है सच्चिदानंद वात्सायन हीरानंद तो आपने लगता है ये सर लंबा चौड़ा 3 आदमियों का नाम ले लिया आपने। मैं कहूं अग्गे तो आप लगता था अग्गे का नाम तो हमारा फिर भी सुना हुआ है। मैं यदि आप कहूं मिर्जा असद उल्ला खान तो सर मिर्जा असद उल्ला खान तो हमने नाम नहीं सुना। मैं कहूं आपको गालिब
तो आपको सर 2-4 सारी हम सुनाए। गालिब वाली तो हमने याद कर रखी, जबकि गालिब का वास्तव में नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला खान। तो कवि अक्सर दूसरे नाम से कविताएं लिखने लग जाते हैं, खुद का ओरिजिनल नाम अलग होता है। तो नवाब साहब का ओरिजिनल नाम तो क्या था, और लिखते किस नाम से थे? जान। जान लिख दिया करते, कवि तो अपन ने लगा दिया भाई जान कवि हो गए तो जान कवि कह दिया, बाकी वास्तव में नाम के नीचे क्या लिखा करते थे? अब किसकी जान थे ये तो यही जाने, पर लिखते हमेशा जान ही थे, हर कविता के नीचे जान लिख दिया करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है कायम रसो। बुक का नाम क्या है? कायम खानियों का इतिहास। किसका इतिहास है? और उसके अंदर ये लिखते हैं कि भाई आज हम कायम खानी मुसलमान हैं, आज से कई पीढ़ी पहले हम चौहान राजपूत थे। हम क्या थे? और हम गोगा जी के वंशज। किसके वंशज है? अपनी पीढ़ियां लिखते हैं, हमारे से पहले ये, इससे पहले ये, इससे पहले ये। करम सिंह जी तक हम चौहान राजपूत थे, करम सिंह जी कायम खान बन गए, यहां से हम कायम खानी मुसलमान हो गए। अभी और पीछे जाते जाते ये बताते हैं कि पहले जो चौहान थे हम ब्राह्मण थे। चौहान क्या थे? और अपना गोत्र बताते कि हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। लेकिन उस किताब से भी हम निकाल के लाए कि देख लो साहब ये मुसलमान राजा है, पर ये अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, ये कह रहा है कि पहले हम चौहान थे, और चौहान जो है वो किससे निकले हुए हैं, तो ये कहते हैं हम फलाने गोत्र के ब्राह्मण थे। तो कायम रसो नाम की किताबों में भी चौहानों को क्या बताया गया? ब्राह्मण। क्या बताया गया? ब्राह्मण बताया। अब आपने एक नया फैक्ट याद हुआ कि कायम रसो लिखी किसने थी? नियामत खान। किस नाम से लिखते थे? कहां के नवाब थे? कौन से नवाब थे? कौन से नवाब थे? लिखो, जहां कल लिख रहे थे उसके आगे लिखना शुरू करो। लिखो, फतेहपुर के कायम खानी नवाब। फतेहपुर सिक्कर में जगह पड़ती है। फतेहपुर के कायम खानी नवाब नियामत खान ने, नियामत खान के क्वेश्चन लिखना जान कवि। नियामत खान ने कायम रसो नामक पुस्तक लिखी थी। फतेहपुर के कायम खानी नवाब नियामत खान ने कायम रसो नामक पुस्तक लिखी थी। फतेहपुर कायम खानी नवाब नियामत खान wrote a book named कायम रसो, wrote a book named कायम रसो। फतेहपुर कायम खानी नवाब, फतेहपुर कायम खानी नवाब नियामत खान। क्वेश्चन लिखना जान कवि, इंग्लिश में भी जान कवि लिखना, पोइट वोइट मत कर लेना कवि का। जान कवि wrote a book named कायम रसो। फतेहपुर के कायम खानी नवाब नियामत खान ने कायम रसो नामक पुस्तक लिखी थी। फतेहपुर कायम खानी नवाब नियामत खान wrote a book named कायम रसो, wrote a book named कायम रसो। कौन सी बुक लिखी थी? कायम रसो। किसने लिखी थी? नियामत खान। कहां के नवाब साहब थे वो? फतेहपुर के नवाब साहब थे। कौन से नवाब थे? कायम खानी किसके वंशज है? किसके? अभी तक भी कायम खानी सारे के सारे गोगा जी के मंदिरों में जाते हैं। कारण कि आपके और मेरे लिए गोगा जी देवता है, कायम खानियों के लिए दादा है। भाई कोई कर लो, आप फोर फादर है उनके, तो आप और मैं उनको एज ए देवता मानते होंगे। कि भाई गांव में पूछते हैं कि गोगो जी क्यों धोखो डरता? गांव में सांप का डर लगता है, इसलिए किसको धोखने लग जाते हैं कि गोगो जी क्यों धोखो डरता? धोखा भाई सांप का डर लगता है, तो अपने डरते धोखते होंगे। पर कायम खानी तो इसलिए जा रहे हैं वहां पर कि वो उनके फोर फादर लगते हैं, उनके दादाजी लगते हैं। मुझे याद है एक बार आरपीसी का सवाल था, राजस्थान के ऐसे लोग देवता जिनके हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं। सिंपल सी बात है यार, जाएंगे कायम खानी क्यों नहीं जाएंगे वहां पे? गोगामेड़ी वाला जो मंदिर है, गोगामेड़ी मंदिर में तो बाकायदा 2 पुजारी बैठते हैं, एक चौहान राजपूत बैठता है, कायम खानी मुसलमान बैठता है। तो जब हम कहते हैं वहां पे कायम खानी मुसलमान बैठता है, तब हम इस बात को शायद छेड़ना नहीं चाहते हैं, इस बात को खा जाते हैं कि वो पहले चौहान राजपूत ही है, वो पीढ़ियों से चेंज हुआ, उसकी पूजा की पद्धति चेंज हो गई है। बाकी दोनों जो वहां पे पुजारी बैठे हैं उनका गोगा जी दादा है, और किसी टाइम वो गोगा जी की लीनेज के सदस्य थे, उसी से 2 भाई भाई अलग हो गए, एक भाई हिंदू रह गया, एक भाई क्या बन गया? मुस्लिम। कायम खानियों की आज भी ज्यादातर रीति रिवाज हिंदुओं जैसी है। दुल्हा अभी भी शादी में तोरण मारता है, तोरण, तोरण मारने वाला होता है, तो तोरण मारने वाला हिंदुओं में होता है, हिंदुओं के इलाका ही नहीं होता। कायम खानी करते हैं। दुल्हा केसरिया साफा बांध के जाता है। केसरिया रंग को तो आज तो आपने हिंदुत्व का प्रतीक ही बना के छोड़ दिया, वह केसरिया मतलब हिंदू है, पर आज भी कायम खानी दुल्हे सारे होंगे वो एकदम केसरिया साफा बांध के जाएंगे, तोरण मारेंगे, माँ मेरा आएगा, मामो साथ चूनड़ी लेके आएंगे, लुगाइयां वैसे वैसे गीत गाएगी, महिलाओं के सबके कपड़े राजपूती कपड़े होंगे। अंदर जाके भले निकाह पढ़ ले, अंदर जाके फेरे नहीं होते, निकाह हो जाता है, पर बाकी सारे क्रियाकलाप अभी तक हिंदुओं जैसे पड़े हैं। वो गोगा जी के वंशज है। एक
राजा खुद अपनी जब किताब लिख रहा है उसके अंदर इस बात को बता रहा है कि सब हम पहले ये थे, उससे पहले ये थे। नाम आपको सारे अभी तक कैसे मिलेंगे? बहरू खां, कालू खां, राजू खां, सारे के सारे नाम, राकेश, मतलब 3 पीढ़ी पहले तो इस प्रकार के नाम आने शुरू हो जाएंगे आपको। तो मैं एक क्लास के अंदर किसी में बता रहा था कि यार नाम अब बहरू खां, कालू खां, राजू खां ऐसे मिलते हैं। तो एक बच्ची खड़ी हुई और उसने कहा सर बहरू खां, राजू खां, कालू खां, मैं कायम खानी मुसलमान हूं और मेरे दादाजी का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। 3 पीढ़ी पहले तक तो मेरे दादाजी नाम क्या कि कायम खानी नहीं, वो चौहान लिख रहे थे कि हमें पता तो है कि हम उस लीनेज के अंदर आए हुए, पूजा पद्धतियां चेंज हुई है। तो कायम रासो नाम की बुक किसने लिखी? जान कवि ने। जान कवि का वास्तविक नाम क्या था? न्यामत खान। कहां के थे वो? कौन से नवाब थे? कायम खानी नवाब। और इस बुक के अंदर चौहानों को क्या बताया गया? ब्राह्मण। क्या बताया गया? याद रहेगी बात? और थोड़ी सी बात और करता हूं। 3 राइटर मैंने आपको बताया, टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। इन्होंने चौहानों को क्या बताया? क्या बताया? तो अभी हम शुरुआत में एक बात कर रहे थे कि राजस्थान की हिस्ट्री पे सबसे पहले लिखने वाला बंदा ही टोड था। लिखने वाला बंदा ही कौन था? टोड ने सारे राजपूतों को विदेशी बता दिया था। टोड ने कहा था राजपूत यहां के है ही नहीं, ये सारे के सारे क्या है? बाहर से आए हुए लोग, विदेशी है। पूछा कौन है? तो उसने कहा शक का ये सारे के सारे सिथियन। मध्य एशिया से आई हुई एक ट्राइब थी अपने भारत के अंदर, शक, जिनको हम कहते थे शक और चाइनीज बोलते थे सिथियन। चाइनीज क्या बोलते थे? तो उसने कहा वो शक और सिथियन जो है वो इंडिया के अंदर आए, इंडिया में आगे घुल मिल गए, यहां पे राज करने लगे, और राज करने लगे इसलिए हम उनको क्या बोलने लगे? राजपूत बोलने लगे। अंग्रेजों के सामने समस्या दूसरी थी। अंग्रेज जितने राइटर हुए उन्होंने अपने यहां के राजाओं को विदेशी माना है, सारे राजाओं को विदेशी कहा उन्होंने। कारण था कि जब अंग्रेज हमारे देश में तो हमारे देश ने उनका समर्थन किया, विरोध किया? विरोध किया, उनके खिलाफ लड़ाइयां हुई। अच्छा लड़ाइयां हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम हमारे खिलाफ विरोध कर क्यों रहे हो, किस बात का विरोध है? तो हमने कहा तुम विदेशी हो, सारे के सारे बाहर से आए हुए लोग, और बाहर से आए हुए लोगों का हम विरोध नहीं करेंगे तो कौन विरोध करेगा? तो उन्होंने कहा मतलब बाहर से आए हुए क्या होता है? बाहर से मतलब हमारे देश के नहीं हो? तो अंग्रेजों ने कहा यार क्या बात करते हो, तुम्हारे देश पर आज दिन तक जिन जिन लोगों ने राज किया वो सारे बाहर से आए हुए तो थे। उनका हम बताते हैं, आर्यंस मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? आर्यंस मध्य एशिया से आए थे तुम्हारे। उन्होंने ठीक, उनका ये बीच में ग्रीक कुछ दिन राज करके गए तुम पर, बीच में कुछ दिन पर्शियन राज करके गए, कहां से आए? तुमने कहा बाहर से। शक, हूण और कुषाण कहां से आए? बाहर से। बीच में तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, कहां से आए? बीच में पुर्तगाली आए, डच आए, कहां से आए? उनका यार हम आ गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? जब बाकी विदेशियों ने राज किया और उनको तुमने स्वीकार कर लिया तो हमने कौन से मोरनी के बाटे मारे? हम भी राज कर लेंगे तुम्हारे। तो हमारे वालों ने किसी का दिमाग चला, उसने कहा नहीं, तुम भले सारों को विदेशी बता दो लेकिन हमारे यहां पे बीच में राजपूत राजा हुए थे और वो राजपूत सारे के सारे हमारे थे, यहां के थे। तो डसा टोड ने कहा वो तो पक्के ही नहीं थे, बाकी वाले तो फिर भी यहां के हो सकते हैं, राजपूतों में से एक भी यहां का। तो जो तेरे पास क्या प्रूफ? उसने कहा मैं देता हूं प्रूफ। उसने कहा कि ये जो शक थे ना, इनमें सती प्रथा थी। शकों में क्या थी? उसने कहा बाद में यहां के राजपूतों में क्या देखी गई? सती प्रथा। उसने कहा जो शक थे ना ये यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ ने से यज्ञ करवाते। तुम्हारे यहां पे जो भी राजपूत राजा हुए उन्होंने क्या करवाए? अश्वमेध यज्ञ। ये शक जो थे ना ये सूर्य भगवान की पूजा करते थे। तो हमारे यहां पे राजा चिल्ला चिल्ला के कहते हम सूर्यवंशी है। ज्यादातर राजाओं के एम्बलम देखोगे, जब आप लोगो देखोगे सबके अंदर सूर्य बना हुआ। तो उनका यार ये देख लो आप। उसने कहा था यार ये ज्यादातर जो शक थे हथियारों की पूजा करते। किसकी पूजा करते? तुम्हारा पूरा दशहरा हथियारों की पूजा से भरा पड़ा। एक त्योहार अलग मनाते ही तुम इसलिए होगी उसको क्या कर सके? हथियारों की पूजा कर सके। तो देख लो हथियारों की पूजा। उसने कहा शक है ना ये दारू ज्यादा पीते थे। और उसने कहा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे वालों को लक्षण तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो। उसने कहा सारी की सारी बातें इनकी शकों से मिलती है, इसलिए ये शक है, ये सारे बाहर से आए हुए लोग हैं, इनमें से एक भी यहां का। हालांकि अपने ओझा जी बाद में उसको रिप्लाई करते हैं। ओझा जी कहते हैं टोड हम ही मिले तेरे को बनाने के लिए, और कोई मिला नहीं था तेरे को। और हमने उसको कहना शुरू किया कि यार सती प्रथा शक यदि भारत में लाए होते, हम कहते भाई शक आए तो भारत में क्या होने लगी थी? सती प्रथा आई। तो हमारे महाभारत में तो लिखा हुआ है कि राजा पांडु के 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कौन कौन सी रानियां थी? कुंती और कुंती के 3 बेटे हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव।
राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है। राजा पांडु की मृत्यु होती है तो माद्री उनके साथ में सती होती है। कौन सती होती है यार? यदि महाभारत में माद्री सती हो रही है ना, इसका मतलब सती प्रथा सख्त तो लेके उससे पहले भी हमारे देश के अंदर क्या हुआ करती थी? सती प्रथा हुआ करती थी। अश्वमेध यज्ञ, हमारा रामायण कहती है कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है घोड़ा छोड़ देंगे। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा छोड़ देंगे और जहां तक हमारा घोड़ा जाएगा वो जमीन हमारी, और जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसे हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। और राम जी वाले घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था। किसने पकड़ लिया था? और क्या भयंकर बलशाली योद्धा रहे लव कुश दोनों, कि उन्होंने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, इनको भगा भगा के मारा था। ये जब घोड़ा छुड़वाने के लिए गए थे, फाइनली राम जी खुद गए घोड़ा छुड़वाने के लिए, और उस दिन वो राम जी की लंका लगा देते। वो तो बीच में मां सीता खुद आ गए थे। मां सीता ने आगे, अरे अरे तुम्हारी डैडी उनका डैडी है क्या? डैडी को बता देते हम 2 मिनट के अंदर कि हम क्या चीज है। तो हमने कहा यार तुम ये बताओगे कि हमें अश्वमेध यज्ञ किसने सिखाया? शको ने सिखाया। तो सूर्य पूजा और हथियारों की पूजा से हमारा ऋग्वेद भरा पड़ा है। हम आज भी पूरा वार है हमारे, रविवार। गांव वाले आज भी रविवार कहते हैं आदित्यवार। क्या बोलते हैं? हमें कई बार लगता है गांव वालों को बोलना नहीं आता, इसलिए क्या बोलते रहते हैं इसको? ऋग्वेद में सूर्य का जहां नाम आया है वहां सूर्य को कहा गया अदिति। ऋग्वेद हमारी सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, और जहां जहां